अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। वफाकी हुकूमत ने गुज़िश्ता रोज 18,877 अरब रुपए का माली साल 2024-25 का बजट पेश किया, जिसमें बजट खसारा 8,500 अरब रुपए है, जो GDP का 6.9% होगा। कर्जों पर सूद की अदायगी का है, जिसकी मद में बेतहाशा रुपए जो है वो अदा किए जाएंगे। अब FBR जो है उसने जो हदफ है अपने लिए वो मुकर्रर किया है 38% इजाफे का। वफाकी हुकूमत ने बजट में बराह रास्त और बिलवास्ता 38 खरब रुपए के इजाफी टैक्सेस लगाए हैं, जो कि मुल्क की तारीख में सबसे ज्यादा है। हुकूमत का जो बजट है उससे तनख्वाहदार तबका खास तौर पर परेशान है। अब तनख्वाहदार तबके के लिए 5 मुख्तलिफ टैक्स स्लैब्स जो है वो मुतारिफ कराए हैं। 50,000 रुपए माहाना आमदन वाले अफराद जो है वो इनकम टैक्स से मुस्तस्ना होंगे, लेकिन सालाना 6 लाख से जो 12 लाख रुपए कमाने वाले हैं उनका इनकम टैक्स 5% कर दिया गया। यानी 1 लाख रुपए तक माहाना आमदनी पर माहाना इनकम टैक्स 1,250 से बढ़ाकर 2,500 रुपए कर दिया गया है। फिर सालाना 12 लाख से 22 लाख रुपए आमदनी पर टैक्स 15% कर दिया गया है। यानी माहाना 1,83,344 रुपए तनख्वाह वालों पर इनकम टैक्स जो है वो 11,667 से बढ़ाकर 15,000 रुपए माहाना कर दिया गया है। बजट में इसी तरह सालाना 22 लाख से 32 लाख रुपए की जो आमदनी है उस पर टैक्स 25% हो गया है। यानी माहाना 2,67,667 रुपए तनख्वाह पर टैक्स जो है वो 28,770 से बढ़ाकर 35,864 माहाना कर दिया गया है। अब सालाना 32 लाख से 41 लाख रुपए आमदनी पर 30% टैक्स आयद किया गया है। यानी माहाना 3,41,667 रुपए तक तनख्वाह पर टैक्स 30% कर दिया गया। अब इन अफराद का टैक्स बढ़कर 53,333 रुपए माहाना हो गया। सालाना 41 लाख से जो ऊपर है वहां पर जो है वो टैक्स 35% हो गया है। अब ये जो बजट आया है इस पर वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने आज पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बात की, उन्होंने कहा कि जो तनख्वाहदार तबका है उस पर टैक्स हमने लगाया है, हमें एहसास है, लेकिन सहाफियों ने वहां पर खड़े होकर इस भारी इजाफे पर एहतजाज किया। सहाफियों का यह कहना था कि प्राइवेट सेक्टर में तो तनख्वाहें नहीं बढ़ी, अलबत्ता प्राइवेट सेक्टर के मुलाजमीन पर यह भारी टैक्सेस लगा दिए गए हैं। वज़ीर खजाना ने एहतजाज मुस्तरद करते हुए कहा कि तनख्वाहदार तबके पर टैक्स लगाए बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम के तहत ज्यादा आमदन वालों पर ज्यादा टैक्स का निफाज, इसी तरह नॉन फाइलर्स के लिए कारोबारी ट्रांजैक्शंस के टैक्स में नुमाया इजाफा 4% से दिस वाज नॉट द वे टू गो। चेयरमैन FBR यहाँ बैठे हैं और उसको कई जगहों पे हम 45% पे ले गए हैं, ताकि नॉन फाइलर्स 2, 3, 4, 5 दफा जरूर सोचें। ये एक मकसद ही ये है, और एज फार एज आई एम कंसर्न ये पहला कदम है टू रिमूव दिस इख्तरा इन पाकिस्तान कॉल्ड नॉन फाइलर्स। आई डोंट थिंक कोई ऐसा मुल्क और होगा पाकिस्तान के अलावा जिसमें ये नॉन फाइलर की एक इख्तरा जो है वो निकाली गई। अब हुकूमत की जानिब से टैक्स नेट बढ़ाने की बातें तो की जा रही थी, लेकिन तनख्वाहदार तबके पर जो पहले ही टैक्स के बोझ तले दबा हुआ है उस पर मजीद टैक्स का बोझ डाल दिया गया है। वो एक तबका है जो टैक्स देता है, हुकूमत ज्यादा से ज्यादा ऐसा लगता है उनसे जो है वो निचोड़ रही है। अब इस से क्या जो टैक्स नेट बढ़ाने की बातें हैं वो कहाँ गई, और फिर ये जो इतना ज्यादा बोझ डाला है इसका फर्क क्या पड़ेगा, हुकूमती इक़दाम का कोई जवाज है या नहीं है, इस पर प्रोग्राम के पहले इस समय बात होगी। हमारे सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट इकोनॉमी को कवर करते हैं शहबाज राना साहब मेरे साथ इस वक्त इस्लामाबाद स्टूडियोज में मौजूद है। सबसे पहले तो इस हवाले से उनसे बात करते हैं। शहबाज राना साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शहबाज राना साहब, ये वजीर खजाना कहते हैं कोई बहुत ज्यादा जो है वो हमने बोझ नहीं डाला, क्या वाकई ऐसा है? क्योंकि जो स्लैब्स हम देख रहे हैं उसमें तो ऐसा लगता है कि सारे का सारा बोझ ही जो है वो तनख्वाहदार तबके पर और खासतौर पर जो प्राइवेट मुलाजिमीन है उन पर डाल दिया गया है। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मुझे ऐसे लग रहा है कि जानबूझकर ना जो तनख्वाहदार तबका उसको उकसाया जा रहा है कि वो भी सड़कों पर। आज एक ऐसा तबका जो अभी तक जो भी उसके ऊपर जुल्म होता रहा हुआ इन द शेप ऑफ हायर टैक्सेस, वो बेचारा बर्दाश्त करता रहा, टैक्स पे करता रहा। अब वो वहाँ पे लिमिट आ गई है तनख्वाहदार तबके की जहाँ पे उसे मजीद बोझ बर्दाश्त नहीं हो सकता। ये हर साल एक मजाक बन गया तनख्वाहदार तबके के साथ कि उनका जो टैक्स बर्डन है वो बढ़ना ही बढ़ना। पिछले साल जून में भी इन्होंने इंक्रीज किया, उससे पहले भी इंक्रीज हुआ, अभी फिर इंक्रीज हो गया। बजाय इसके कि ये तनख्वाहदार तबके के ऊपर हैवी टैक्सेशन
मेंशन करते, आप उसका अंदाजा ऐसे लगा लीजिए कि ये तो कहते हैं फर्क नहीं पड़ेगा, इस साल तनख्वाहदार तबका तकरीबन 360 अरब रुपए के टैक्सेस देगा। जो आपका एक्सपोर्टर है वो सिर्फ 101 अरब रुपए के टैक्सेस देगा इस साल, या 100 अरब रुपए। एक्सपोर्टर से मतलब जो आपका जो जितने भी पाकिस्तान के एक्सपोर्टर्स हैं उनके ऊपर इस बजट से पहले फिक्स्ड 1% टैक्स लगा हुआ था। उसका हुकूमत ने एक अच्छा काम ये किया कि उनका फिक्स टैक्स खत्म कर दिया, उन पे नॉर्मल टैक्स नहीं किया, जिससे उनसे अगले साल कितना पैसा रिसीव होगा, इनके ख्याल में 125 अरब रुपया इजाफी। लेकिन तनख्वाहदार तबका जो पहले ही 350 अरब रुपया 360 अरब रुपया दे रहा है, वो अगले साल देगा। ये जो लॉजिक दी जा रही है कि मामूली रद्द बदल है, फीसद में ज्यादा लग रहा है और इससे को बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, इसको आप किस तरह से देखते हैं? ये बात बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। 75 अरब रुपया हवा से नहीं गिरेगा, हम लोगों की जेब से जाएगा। और मोर इंपॉर्टेंटली इसमें जो सबसे ज्यादा लोग हिट हो रहे हैं, आपका जो मिडिल और अपर मिडिल इनकम ग्रुप है, जो सैलरी ब्रैकेट में आ रहा है आपके 2 लाख से लेकर 3 लाख के दरमियान, उनके ऊपर 1.5 लाख वाला, ये जो सेकंड स्लैब में है, थर्ड स्लैब और फोर्थ में, अच्छा सेकंड और थर्ड वाला, फोर्थ और फिफ्थ में 30 और 35 है, वहां आपका ज्यादातर अपर मिडिल आ रहा है। बट ये जो लोअर मिडिल और मिडिल इनकम ग्रुप को उन्होंने हिट किया ना इस दफा, ये बहुत ज्यादा हिट किया। अब ये एक एहसास की बात होती है, एहसास इनको नहीं है। एक कहने को ये 5% टैक्स है, अगर आपकी सालाना आमदन या माहाना आमदन आपकी अगर 1 लाख रुपया है, तो ये कह रहे हैं आपके ऊपर सिर्फ 5% टैक्स है। मसला 5% का नहीं है, मसला ये क्या उसकी कैपेसिटी है, क्योंकि 5% भी दे सके। आपने मुसलसल 3 साल से डबल डिजिट इन्फ्लेशन है, मुल्क के अंदर बेरोजगारी, आपकी जो गुर्बत है वो अरूज के ऊपर है, हुकूमत कुछ कर नहीं पा रही, उसके पास वसाइल नहीं है। कम से कम जो तनख्वाहदार तबके के पास जो उसको सैलरी आ रही है उसको तो मत छेड़ें, उसको उससे तो वो पैसा मत वापस लें। और दूसरी साइड अब अगेन इनके पास इनकी कमी है इनके अंदर इस बात की एहसास की कि जब फाइनेंस मिनिस्टर से ये कहा गया कि आपने हर दूध के डिब्बे के ऊपर 50 रुपए फी लीटर एक नया टैक्स लगा दिया जीएसटी का, ठीक है, जो बेसिकली 18% है। और आज के दूध के डिब्बे की 1 लीटर की जो प्राइस है वो 290 रुपए है, ठीक है। उसके ऊपर 18% लगाएंगे तो 50 रुपए आपका इजाफी टैक्स लग गया। तो उन्होंने कहा जी फिर क्या हुआ, ये तो मिडिल और अपर मिडिल क्लास जो है वो इस्तेमाल करती है, वो तो पे कर सकते हैं। मतलब इनको एहसास नहीं है कि मुल्क के अंदर स्टंटिंग कितनी है, नशोनुमा के कितने सीरियस मसाइल हैं पाकिस्तान में, खालिस दूध मिलता नहीं है यहाँ पे और लोग मजबूर हैं। पहले ही ये जो सेल्स हैं पैकेज मिल की इसकी कम हो रही थी क्योंकि वो कैपेसिटी से बाहर जा रहा है। और ये जो सरकारी मुलाजमीन है, क्या इनको भी फर्क पड़ा है या ये सारे का सारा बोझ जो है वो प्राइवेट मुलाजमीन पर ही आया है? देखिए फर्क दोनों साइड पे पड़ रहा है। अब एक साइड पे तो हुकूमत ने 20 से 25% तनख्वाह में इजाफा हुआ सरकारी, बट सरकारी मुलाजमीन का एटलीस्ट ये होगा कि होम टेक सैलरी उनकी कम नहीं होगी, अगर बढ़ेगी भी वो न्यूट्रल हो जाएंगे। हमारा जो प्रॉब्लम है जो उनको नेट सैलरी आ रही है, नेट सैलरी है, अगर 25 वो उनकी तकरीबन उतनी लगभग रहेगी, 2-4 हजार रुपए बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा, वहीं पे वो इतने एडवर्स नहीं होंगे। अगर आपने उनकी आमदन में इजाफा किया, नहीं, आपने उनकी आमदन में तनख्वाह में इजाफा करने के बावजूद नहीं किया क्योंकि आपने दूसरी साइड पे इतने ज्यादा टैक्सेस करवाए। मतलब ये कौन सा मुल्क है जहां पे ना आप उसको एजुकेशन देते हैं, ना उसको आप सेहत देते हैं, ना आप उसको ट्रांसपोर्ट देते हैं, और अगर वो 3,41,000 रुपया महाना कमा रहे हैं, उसमें से कह रहे 35% मुझे वापस कर दो इनकम टैक्स में। आप मिसाल देते हैं यूरोप की, अमेरिका की, वहां पे वो फैसिलिटीज देते हैं, वहां पे उनके सोशल सेफ्टी नेटवर्क्स हैं, हेल्थ सिस्टम्स हैं। हमारे क्या है यहाँ पे? आप एक डॉक्टर के पास नहीं जा सकते, एक सरकारी हॉस्पिटल आपने पिम्स में भी जाना हो, आप एक सिफारिश ढूंढते को कोई आपको डॉक्टर वहां पे तरीके से देख ले। उस मुल्क के अंदर आप कह रहे हैं 35% टैक्स आप हमें वापस कर दो सैलरी में जो है आप लेते हैं उसमें। दिस इज नॉट फेयर। और इनको इस चीज को रियलाइज करना चाहिए। दिस इज द टाइम कि जो सैलरीड क्लास है वो खुद उठे इस चीज की। देखिए सैलरीड क्लास का तो मसला ये कि बाकी बहुत सारी जगहों पर हमने देखा प्रेशर ग्रुप्स हैं, रिटेलर्स का है, मतलब कोई भी जो इंडस्ट्री है उनके ग्रुप्स है। सैलरीड क्लास का तो एक बड़ा मसला ये है कि उनकी शायद कोई आवाज नहीं है, और खासतौर पर जो प्राइवेट इदारों के मुलाजमीन है। तो ये जो 360 अरब का ये नंबर आपने शुरू में दिया कि जो हुकूमत जो है वो निकालने वाली है, इस साल निकाल चुकी है, इस साल निकाल चुकी है, तो ये तमाम का तमाम जो है वो प्राइवेट मुलाजमीन से, जो प्राइवेट सेक्टर के, प्राइवेट और गवर्नमेंट के टोटल सैलरी क्लास। अच्छा, इसमें मगर ये जो टारगेट है, अब इसमें ये कितना रियलिस्टिक है हुकूमत का? और इसके अलावा हुकूमत ने अब इनडायरेक्ट टैक्सेस भी लगा दिया, जिस तरह से पेट्रोलियम लेवी है या सेल्स टैक्स जो है वो भी बढ़ा दिया है। तो ये तो एक तरफ से दोहरा जो है वो जो मुलाजमीन ऐसे होंगे जो तनख्वाहदार तबका है उन पर दोहरा बोझ है। देखिए ये कहानी यहाँ पे नहीं खत्म होती। आपने मेरा पेट्रोल 20 रुपए फी लीटर महंगा कर दिया, आपने मेरा 1 लीटर दूध 50 रुपए फी लीटर महंगा कर दिया, आपने सीमेंट की बोरी
50 रुपए फी बोरी आपने महंगी कर दी। आप जो चूंकि पाकिस्तान में अक्सर सब्जियों की और फ्रूट्स की शॉर्टेज होती है, अफगानिस्तान से सब्जियां और जो फ्रूट्स आ रहे हैं उसके ऊपर आपने 18% जीएसटी लगा दिया। आपने बच्चों की किताबों के ऊपर 18% जीएसटी लगा दिया। आपने अगर हॉस्पिटल में जाना है, ऑपरेशन करवाना है, उसके ऊपर आपने 18% जीएसटी लगा दिया। डायग्नोस्टिक किट्स होते हैं मुल्क के अंदर, मुख्तलिफ बीमारियां हैं, और आपको पता है उसकी कल क्या कहा कि जी डायग्नोस्टिक किट्स जो है ये हाई एंड यूज है। और भाई एक बंदा बीमार हो गया है, उसने अल्लाह में से सिफारिश की थी कि मैं बीमार हो गया हूं तो मैं हाई एंड की किट इस्तेमाल करूंगा, मेरा डायग्नोसिस होना इस चीज का। अच्छा। इनमें जो मेरा असल पॉइंट है ना, इनके अंदर एहसास नहीं है कि लोगों के साथ कर क्या रहे हैं। और दूसरी साइड पे इन्होंने अपनी तरफ क्या किया हुआ है, ये इनको खौफ है कि इनके वफाकी वुज़रा बेरोजगार हो जाएंगे। फाइनेंस मिनिस्टर खुद कई मीटिंग में रिकमेंड कर चुके हैं, प्राइम मिनिस्टर कई भी ये इस पे डिसीजन था कि 8 से 10 वजारतों को आपने खत्म करना है। एक भी वजारत कल खत्म करने का ऐलान हुआ। आप इनकी तनख्वाहों में देख लें, अच्छा। आप इनके बाकी जो अखराजात है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अखराजात, सेनेट के अखराजात, नेशनल असेंबली के अखराजात, प्रेसिडेंसी के अखराजात, तमाम में इजाफा और अच्छा खासा इसकी लॉजिक आपको क्या समझ आती है ये तमाम का तमाम? क्योंकि पहले हुकूमत कहती थी, देखिए उसमें भी एक बड़ी डिबेट है, कहते हैं नॉन फाइलर्स की हमने इस्तेलाह जो है वो खत्म करनी है, नॉन टैक्स नेट को बढ़ाना है, ज्यादा लोग टैक्स में आएंगे, ताजरों के लिए भी हमने स्कीम दे दी। लेकिन टैक्स नेट बढ़ाने की बजाय जो टैक्स नेट में ऑलरेडी लोग हैं, सारे का सारा बोझ उन पर क्यों डाल दिया गया? इसकी लॉजिक क्या है? क्यों हुकूमत ने जो है वो कुर्बानी के बकरे जो है ना, बेसिक जो मिस्टेक है वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की है। उनकी मिस्टेक ये है कि उन्होंने जो तरक्याती बजट है उसको 1000 अरब रुपए पे नहीं रखा अगले साल के लिए, और 1400 अरब रुपए का अनाउंस करवाया फाइनेंस मिनिस्टर। अब IMF आपको सीधी बात कहता है, खर्चा अगर आपने करना है तो आमदन भी बढ़ानी पड़ेगी। अगर ये 1000 अरब रुपए पे आपका टैक्स हो, आपका तरक्याती बजट अगले साल का होता, मैं यकीन से कह सकता हूँ सैलरी क्लास बच जाती है आपकी, आपके दूध के डिब्बे के ऊपर शायद टैक्स ना लगता। अच्छा। आपको सीमेंट की बोरी ना महंगी करनी पड़ती। आपको एक और भी टैक्स लगा है, जो चीनी है, जब एक शुगर मिलर चीनी बेचेगा किसी फैक्ट्री को तो उसके ऊपर 15 रुपए फी किलो चीनी के ऊपर फेडरल एक्साइज ड्यूटी लगा दी गई है। इससे क्या होगा, आपकी स्वीट्स महंगी होंगी, आपकी बेवरेजेस महंगी होंगी, हर चीज आपकी महंगी होने जा रही है। तो ये एहसास की कमी है। करते क्या ये 8-10 वजारतें बंद करते अपनी। करते क्या ये जो पार्लियामेंटेरियंस का 75 अरब रुपए का एक प्रोग्राम बंद किया था स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल ने, और नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल ने उसकी अप्रूवल दी थी, उसको ना रिवाइव करते। करते क्या ये जो सूबाई प्रोजेक्ट्स है वो PSDP में ना शामिल करते, वो करने थे सियासत करनी है, आवाम का जो भी हाल होता है इनको परवाह नहीं। शहबाज राना बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में भी एक ब्रेक करते हैं, बजट के हवाले से और भी इश्यूज हैं जिन पर प्रोग्राम में बात होगी, इस ब्रेक के बाद आ रहे हैं। वेलकम बैक। IMF ने नए माली साल के बजट पर तो इत्मीनान का इजहार किया, लेकिन IMF के अलावा तमाम हलकों की जानिब से ही बजट पर तहफ़्फ़ुज़ात, खदशात सामने आ रहे हैं। बजट में टैक्सेस की भरमार है। अब आज सेनेट इजलास में भी सेनेटर्स ने शदीद रद्दमल का इजहार किया, और लेकिन अपोजिशन की जानिब से तो तनकीद होती है, लेकिन हुकूमत की दो बड़ी इत्तेहादी जमातें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MKM की जानिब से भी बजट पर तहफ़्फ़ुज़ात सामने हैं। पीपल्स पार्टी के बाद वफाकी हुकूमत की इत्तेहादी जमात MKM ने बजट पर तनकीद करते हुए इसे एक रवायती बजट कहा है। फारूक सरदार का यह कहना था कि सेल्स टैक्स की शरह कम करनी चाहिए थी, टैक्स पर मजीद टैक्स लगाना तरक्की नहीं। ख्वाजा अजहरुल हसन ने भी कहा कि यह किसी भी तरह आवाम दोस्त बजट नहीं। गुज़िश्ता रोज बजट इजलास से पहले जो पीपल्स पार्टी है उसने बजट इजलास का बाइकआउट कर दिया था। तमाम लीगी रहनुमाओं के साथ मुज़ाकरात के बाद बाइकआउट तो खत्म कर दिया, लेकिन जो हाजिरी थी बजट इजलास में वो बराए नाम रही। सिर्फ 4 अरकान इजलास में आए। बजट से पहले पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह ने शिकवा किया कि हमें बजट का इल्म नहीं, हुकूमत ने एतमाद में नहीं लिया। आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान मुज़ाकरात हुए। मुस्लिम लीग नून की जानिब से नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, अयाज सादिक और राना सनाउल्लाह, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से यूसुफ रज़ा गिलानी, नवीद कमर और शहरी रहमान मुज़ाकरात में शामिल हुए। अब ये पीपल्स पार्टी के जो इशूज हैं इस बजट से जुड़े वो क्या है, क्यों पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात हैं? पंजाब में भी जो उन्होंने बजट इजलास में शिरकत नहीं की उनके मेंबरान असम्बली ने, क्या मामला है? शाजिया मरी साहबा इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से बात करते हैं। शाजिया मरी साहबा बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शाजिया मरी साहबा, ये जो पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात है क्या सिर्फ PSDP के हवाले से हैं? क्योंकि कल ये खबर आई, लेकिन आज साथ ये भी कहा गया यूसुफ रज़ा गिलानी की तरफ से कि हमें पंजाब में भी इश्यूज हैं। तो बुनियादी प्रॉब्लम क्या है पीपल्स पार्टी की इस वक्त हुकूमत के साथ इस बजट के हवाले से? बहुत शुक्रिया रहमान। आपने मेरा ख्याल जो बात कही है वो सूरत हाल कल से चल रही है, और ये बात आया हो गई, वाज़े हो गई कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तहफ़्फ़ुज़ात थे और अब तक है
जो हम भी उम्मीद करते हैं कि दूर हो जाए, लेकिन ये अब हुकूमत की जिम्मेदारी है कि जिस किस्म की एश्योरेंसेस या अग्रीमेंट्स पीपल्स पार्टी के साथ उस वक्त हुए थे जब हुकूमत साजी का अमल शुरू हुआ था, और उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कैबिनेट पोजीशंस नहीं ली थी, लेकिन कुछ एश्योरेंसेस हमें दी गई थी, जिसमें कि एक अहम एश्योरेंस ये थी कि जो फेडरल पीएसपीपी होगा, जो डेवलपमेंट होगी तमाम सूबों में, उसके हवाले से पीपल्स पार्टी को एतमाद में भी लिया जाएगा उस प्लान के ऊपर, और उनका अग्रीमेंट भी होगा। तो इस अमल को और इस अग्रीमेंट या इस अंडरस्टैंडिंग को पीएमएलएन ने सरहन वायलेट किया। हमारी 2 रोजा पार्लिमानी कमेटी की मीटिंग्स रही, 11 तारीख को पहली मीटिंग थी, कल दूसरी मीटिंग थी। उसमें हमारे तमाम जो अरकान कौमी असम्बली है उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात और एतराज़ात से पार्टी लीडरशिप को आगाह किया, और यकीनन मेजॉरिटी जिस साइड से थी वो यही रही कि जी हम इस सूरत हाल में और इस पूरी जो सर्कमस्टांसेस डेवलप हुए हैं इसमें तो बजट इजलास या बजट स्पीच का हिस्सा नहीं बन सकते, और इसीलिए फिर चेयरमैन बिलावल साहब ने ये फैसला किया। और पंजाब में जो स्पेस की बात आज यूसुफ रज़ा गिलानी ने की, पंजाब में जब पीपल्स पार्टी कहती है हमें स्पेस चाहिए, तो वो किस तरह की स्पेस? रहमान, बात ये है कि जब हमने ये 2 रोजा पार्लिमानी कमेटी की मीटिंग की, पार्लिमानी इजलास हुआ, तो पहले रोज तुम कौमी असम्बली के अरकान थे, उसके अंदर दूसरे रोज जॉइंट था जिसमें पीपल्स पार्टी के सेनेटर्स और कौमी असम्बली के अरकान दोनों मौजूद थे, और इन दोनों दिनों में हमने बिल्कुल जहाँ इन जनरल लोगों ने अपने अपने मसाइल की बात की, वहाँ पंजाब के जो हमारे साथी हैं उन्होंने बहुत सारे अपनी जो तशवीश है, उनको जो कंप्लेंट है एडमिनिस्ट्रेशन से, जिस तरह का हमारा रवैया है नून लीग का, उस पर बात की। तो बहुत सारी बातें हैं जो डिटेल है, और यकीनन मीटिंग का हाल अहवाल पूरा तो शेयर मीडिया से मैं नहीं कर सकूंगी क्योंकि कोर्ट एंड कोर्ट मेंबर्स की बातें भी हैं, लेकिन उसका लुबे लुबाब या उसका जो मैं आपको समरी दे सकती हूँ ये ठीक है। द मेंबर्स बिलोंगिंग टू पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फ्रॉम द प्रोविंस ऑफ पंजाब वर वेरी अनहैप्पी, तो बहुत नाखुश थे इस वक्त जिस तरीके से नून लीग उनके साथ, उनकी गवर्नमेंट उनको ट्रीट कर रही है। और लास्टली मुझे बिलावल तो तमाम मेंबर्स के लिए बोलेंगे ना, उनका आबाई गांव चाहे सिंध में हो, लेकिन वो लीडर पूरे पाकिस्तान से है और पाकिस्तान की जमात है, तो हमें जो भी कंसर्न्स आएंगी चरण साहब की जानिब वो एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है, दुरुस्त। और लास्टली, क्या पीपल्स पार्टी काबीना का हिस्सा बनने जा रही है? मुझे मालूम है एक सीएसी का आपका जो है वो फैसला तो है, लेकिन क्या इस पर गौर होगा? ऐसी कोई बात नहीं है, वक्तन से वक्तन ऐसे शोषित छोड़े जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वफाकी काबीना का हिस्सा बनने नहीं जा रही है। अच्छा, ठीक है, राइट। बहुत शुक्रिया। शाजिया मरी साहब साथ मौजूद थी। प्रोग्राम में अभी एक ब्रेक शामिल करते हैं। जब वापस आएंगे तो वज़ीर ममलिकत बराए ख़ज़ाना अली परवेज़ मलिक हमारे साथ मौजूद होंगे और उनसे बात होगी इस बजट के हवाले से। इस ब्रेक के बाद आ रहे हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हुकूमत ने बजट दिया और ज़्यादा बोझ जो है वो इस वक्त तनख्वाहदार तबके पर डाला गया, और हुकूमत के जो अहदाफ हैं वो कितने रियलिस्टिक हैं इन ये जो बजट को लेकर, और जो सबसे बड़ा मसला है महंगाई वाला मामला, क्या उस पर जो है वो कुछ पेशरफ्त होगी, क्या वो कम हो सकेगी या नहीं? अली परवेज़ मलिक साहब मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, वज़ीर ममलिकत बराए ख़ज़ाना। बहुत शुक्रिया अली परवेज़ साहब आपके वक्त का। मैं सबसे पहले तो तनख्वाहदार तबके के हवाले से एक रद्द-ए-अमल हम देख रहे हैं कि तनख्वाहदार तबके पर बहुत ज़्यादा बोझ डाल दिया गया है। क्या वाकई ऐसा किया गया है हुकूमत की तरफ से? सर, मैं सबसे पहले तो माजरत कर लूँ, आपने मुझे पहले का टाइम दिया हुआ था, मैं किसी मसरूफियत की वजह से आपका टाइम पे नहीं पहुंच सका, तो उसकी माजरत है। स्टिल आप यहाँ पर हैं, तो नहीं सर, मैं बिल्कुल हाजिर हूँ और आप जब बुलाएंगे मैं आपके पास आने को तैयार हूँ। सर, गुजारिश ये है कि पाकिस्तान की जो माशी हकीकतें हैं, एक सेकंड के लिए मैं सिर्फ गुजारिश करूँगा उनको ज़रूर अपनी ये जो भी आप फैसला साजी या जो भी आप इसके ऊपर अपनी राय कायम करते हैं उस फिल्टर के थ्रू ज़रूर गुजार लीजिएगा। देखें, पाकिस्तान बिल्कुल एक दिवालियापन की दिहाई पे बिल्कुल वर्ज पे खड़ा हुआ था, और उसके बाद जब SBA शहबाज शरीफ साहब ने इम्प्लीमेंट किया तो आपने वहां से इस्तेहकाम मईशत के अंदर सेट इन होता हुआ देखा। आज
जो आपको सबसे बड़ी जरूरत है ना, वो ये है कि आप इस्तेहकाम को, ये जो आपके सामने नजर आ रहा है, इसको परमानेंस दें, इसको एंकर करें। क्योंकि खुदा ना खास्ता अगर आप जो IMF की शराकत दारी के अंदर अगर आपने कोई कमजोरी रह गई और ये पार्टनरशिप जो है वो सेवर हो गई, वो टूट गई, तो बहुत क्या कहते हैं जो आपकी एक्सटर्नल सेक्टर के अंदर जो आगे डॉलर की रिक्वायरमेंट्स है ना, उसकी वजह से चंद महीनों के अंदर आप दोबारा उसी जगह पे खुदा ना खास्ता ना पहुंच जाएं जहां पे आपके डिफॉल्ट का खतरा आपके सर पे मंडलाना शुरू करे। तो सबसे पहले जो प्रायोरिटी थी वो ये थी कि आप उस फ्रेमवर्क में रहते हुए मईशत को एंकर करें। और उसके साथ साथ मेरा नहीं ख्याल आज तक किसी फाइनेंस मिनिस्टर ने अपनी तकरीर के अंदर इस्लाहात, होम ग्रोन इस्लाहाती प्रोग्राम का लफ्ज दर्जनों दफा अपनी तकरीर के अंदर अनाउंस किया हो, जिसका मतलब यह है कि हम जानते हैं कि जिस तरीके के साथ ये 70 साल में मुल्क चला है उस तरह से आगे नहीं चल सकता। एंड यू हैव टू ब्रिंग वाइड स्प्रेड रिफॉर्म्स। तो मैं आपसे सिर्फ ये गुजारिश कर रहा हूं कि ये हकीकत को जरूर जहन में रखिएगा। अब गुजारिश ये है कि 70 साल के अंदर पाकिस्तान की आपने बड़े IMF प्रोग्राम्स के अंदर से गुजरे हैं और उसके अंदर हमने उनसे बड़ी दफा ये कमिट किया है कि जी हम टैक्स को जो है वाइडन करेंगे, हम जो बाकी के लोग हैं उनके ऊपर बोझ, जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स हैं उनके ऊपर बोझ कम से कम डालेंगे और हम अपनी बेस को वाइडन करेंगे। अनफॉर्चुनेटली 70 साल के अंदर वी हैव नॉट लिव्ड अप टू दैट प्रॉमिस, सो देयर इज इंस्टीट्यूशनल डिस्ट्रस्ट आल्सो। ठीक है, तो लोगों को ये खदशा होता है कि जब आप बात करते हैं कि जी मैं इन्फोर्समेंट के जरिए मैं जो नॉन फाइलर है उसको फाइलर बनाऊंगा, मैं ये जो लोग डॉक्यूमेंटेड नहीं है उनको डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी के अंदर आऊंगा, तो पीपल आर एप्रीहेंसिव बिकॉज पाकिस्तान का वो ट्रैक रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। तो गुजारिश ये है, वो आपसे फिर क्या तकाजा करते हैं कि भाई अगर तुमने हमसे कर्जा लेना है, अगर हम तुमसे ये पैसे चाहते हो तो टेल अस दोस पॉलिसी मेजर्स जिनके थ्रू तुम जाके ये पैसा जनरेट करोगे, एंड वो शॉर्ट तरीके बताओ जिनसे तुम पैसा जनरेट करोगे। तो आज जब आप इस मईशत को आप 9,400 के टारगेट से उठा के टैक्स रिफॉर्म को 13,000 अरब के टारगेट के ऊपर लेके जा रहे हैं, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि कितनी कम स्पेस है हुकूमत के पास इस चीज को। देखिए मुश्किलात का इदराक है, मैं इससे कोई इनकार नहीं करता, हमें IMF की जरूरत है, हमारी हुकूमत मुश्किल में, लेकिन माय पॉइंट वाज ये सारा मुद्दा जो है वो सारा बोझ जो है वो आपने तनख्वाहदार पर डाल दिया। लेट मी जस्ट कंप्लीट। तो गुजारिश ये है कि हमने अगर 9,500 से 13,000 का सफर 3,500 अरब का टैक्स जनरेट करना है, तो तनख्वाहदार तबके के ऊपर जहां पे जो लोड कैलकुलेट हो रहा था उसकी झलकें आपने सोशल मीडिया के अंदर भी देखी कि बड़े बड़े लोग कह रहे थे कि 45% टैक्स होने जा रहा है, 50% टैक्स होने जा रहा है। तो आज देखें उस लोड को रिड्यूस करके जो FBR चेयरमैन ने कल नंबर दिया 70-80 अरब का एडिशनल लोड तनख्वाहदार तबके के ऊपर आया। प्लीज अंडरस्टैंड दैट। एंड एट द सेम टाइम आपने तनख्वाहों को भी 20-20, 25% बढ़ाया, जिससे सरकारी वालों की, प्राइवेट वालों की नहीं। बिल्कुल गलत। मसला ये है कि प्राइवेट जो बंदा है वो इनडायरेक्ट टैक्स भी देता है, उस पर आपने सेल्स टैक्स भी लगा दिया, वो पेट्रोलियम लेवी पे भी आपको इनडायरेक्ट टैक्स देगा, वो यहां पे भी टैक्स देगा और उसकी तनख्वाह भी नहीं बढ़ रही। लेट मी जस्ट कंप्लीट द आर्गुमेंट। देखें, अगर प्राइवेट सेक्टर के अंदर मिनिमम वेज को 32 से उठा के 37 किया है और आपके PN की तनख्वाह 37 हो जाएगी, तो आपके अकाउंटेंट की भी 37 तो नहीं रहेगी ना, ऑल द स्केल्स विल मूव। तो हुकूमत ने तो इंटेंट अपना शो किया, अब उसके बाद उसको इंप्लीमेंट करवाना है। तो हमें इस चीज का बिल्कुल इदराक है। मैं जो आपसे गुजारिश ये कर रहा था कि इन दैट एक्सट्रीमली डिफिकल्ट एनवायरनमेंट, आज आपने सैलरीड लोगों के साथ किया क्या है? आपने दो मसाइल थे कि जो आपका मिडिल क्लास आदमी है उसके ऊपर टैक्स की जो इंसिडेंस है उसको मिनिमाइज करना है, और दूसरी साइड के ऊपर जो आपका हाई अर्नर है जिसके ऊपर टैक्सेशन इतनी ज्यादा बढ़ाई जा रही थी कि वो 10 लाख बंदे साल के इमिग्रेट कर रहे थे और यू वर ब्लीडिंग टैलेंट। तो व्हाट हैज द गवर्नमेंट डन? उन्होंने इस तरह से स्लैब्स के साथ खेला है कि जो 1 लाख जिसकी महीने की तनख्वाह है उसके ऊपर टैक्स लोड जो है तकरीबन 1,000 रुपए या 1,500 रुपए महीने का बढ़ा है। तो इज दैट समथिंग दैट विल ब्रेक द कैमल्स बैक? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब ने कहा दूसरी स्लैब और तीसरी स्लैब वाले पर फर्क पड़ा है। आ रहा हूं। तो गुजारिश ये है कि देखें, उसको तो तहफ़्फ़ुज़ दे दिया ना जो कमजोर तरीन था, उसके बाद जो अमीर तरीन है जो अब ब्लीड कर रहा था, क्योंकि और हमारे रेट पहले ही टैक्स के नॉर्वे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज के मुताबिक जहां पे बहुत ज्यादा आपका जो हुकूमत की जो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद होता है, अस्पताल मौजूद होते हैं, टैक्सेस, तो उसके अकॉर्डिंगली उसको भी इंसुलेट कर दिया। बीच के अंदर जरूर एडजस्टमेंट पेन्स हैं। मैंने एक 70 बिलियन रुपए का अगर नंबर लिया तो ऑब्वियसली दैट इज बीइंग लोडेड
समवेयर। मैं उसके लिए भी माजरत खाऊं, बट गुजारिश ये है कि मैं जिम्मेदार पोजीशन में होते हुए शहबाज शरीफ साहब की हिदायत के बावजूद के सैलरी इंडिविजुअल पे टैक्स नहीं बढ़ना चाहिए। आई कैन नॉट रिस्क कि हमारी ये शराकतदारी आईएमएफ के साथ टूटे, बिकॉज़ इसकी जो कीमत है, ठीक है, लेकिन क्या हुकूमत इन प्राइवेट, देखिए प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस का मसला ये है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस 10-10 साल हो गए हैं, तनख्वाहें नहीं बढ़ी, महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो क्या हुकूमत जहां पर मिनिमम वेज लगाती है, तो क्या हुकूमत इसको एनफोर्स कर सकती है कि प्राइवेट, हर प्राइवेट इदारा जो है वो तनख्वाहें भी बढ़ाए? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। अगर किसी जगह पे मिनिमम वेज को इंप्लीमेंट नहीं किया जाता तो इस्लामाबाद के अंदर वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है, उसके अलावा सूबाई हुकूमतों की जिम्मेदारी है। बिल्कुल एक सख्त अंदाज के अंदर वो कार्रवाई होनी चाहिए और वो इंप्लीमेंटेशन एंड वो रिलीफ जो है प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी परमिएट करनी चाहिए, इस पर कोई डाउट ही नहीं है। बट गुजारिश ये तो इन्फोर्समेंट का मसला है ना। और दूसरी एनफोर्समेंट किसने करनी है? मसला ये है कि मैं जो आपसे आर्गुमेंट कर रहा हूं, चाहे अभी आपकी हुकूमत है, इससे पहले इमरान खान की हुकूमत थी, 3 साल 3.5 साल उनकी रही, उससे पहले PMLN की गवर्नमेंट थी, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस की तनख्वाहें तो नहीं बढ़ी, आपने सरकारी लोगों की तनख्वाहें बढ़ा दी, 20-25% जो है वो बढ़ा दी, उनको एक कुशन आप लोगों ने बिल्कुल दिया है, लेकिन जो प्राइवेट मुलाजिम है उसको तो ये कुशन मैसर नहीं है, तो वो क्या करे? सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैंने तो इत्तेफाक किया, मैं इंशाल्लाह ताला अपनी हैसियत के मुताबिक हर फोरम के ऊपर इंप्लीमेंटेशन ऑफ दिस मिनिमम वेज जो पंजाब के अंदर भी आज अनाउंस होगी है, इसकी मैं आपकी आवाज उठाऊंगा और बिल्कुल सबको देनी चाहिए, बिकॉज इट इज ऑल्सो अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस महंगाई के दौर के अंदर सबको इस चीज का इदराक है कि जी आपकी डबल डिजिट महंगाई पिछले 2-3 साल से चल रही है, तो लोगों को खुद भी ये इनिशिएटिव करना चाहिए। एंड आफ्टर ऑल देखिए रहमान साहब, ये जो तनख्वाह का खर्चा है, ये टैक्स, इसके ऊपर अलाउंस मिलती है, तो कंपनी को ये बिल्कुल इसके ऊपर थोड़ा सा फोर्थकमिंग होना चाहिए, बट मैं कंसीड करता हूं इस चीज पे अगर कोई कमी रह गई। अब गुजारिश ये है कि 3,500 अरब के टैक्सेशन एनवेलोप को जो आपने अचीव करना है इंक्रीमेंटल, 70 अरब अगर तनख्वाहदार तबके के ऊपर हुआ तो बहुत ज्यादा लोड तो नहीं है ना। इसके साथ साथ आपने बहुत सी मुकद्दस गायें जो समझती थी कि हमारा प्रायोरिटी है और हमारा कोई लेना देना नहीं है इस फॉर्मलाइज्ड इकोनॉमी से, उसके ऊपर भी कभी इस अग्रेसिव अंदाज के अंदर मूव करते देखा है? मेरा नहीं ख्याल। तो प्लीज अंडरस्टैंड कि जो हमारे जो एक डिस्ट्रस्ट की एक रिलेशनशिप है, जो IMF के साथ एक रिलेशनशिप है, उसको सामने रखते हुए हमने इन चीजों के ऊपर प्रोग्रेस की। प्राइम मिनिस्टर साहब बिल्कुल इस चीज का इदराक रखते हैं और उनकी हिदायत है कि PDL एंड ये चीजें जो आपने बताई हैं, जिसका बोझ आपका इनडायरेक्ट टैक्सेशन का गरीब आदमी पे ज्यादा आएगा, इनको एज ए लास्ट रिजॉर्ट यूज करना है। बिकॉज देखें, अगर ये जो आपका एस्टिमेट सर ये है कि महंगाई जो है वो 11% के आसपास आ जाएगी, इन्फ्लेशन, मगर आप सेल्स टैक्स 36% कर रहे हैं, पेट्रोलियम लेवी सेल्स टैक्स आप गालिबन 36% जो है वो नहीं देखें, सेल्स टैक्स 18% है। अच्छा। ये भी प्रपोजल था कि इसको बढ़ा दिया जाए, उसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर साहब ने बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं किया, 18% पे रखा है। अच्छा। जो एग्जेम्पशंस थी उसके ऊपर बहुत ये प्रेशर था कि क्यों कंसेशन रहमान साहब को अवेलेबल है, क्यों अली साहब को अवेलेबल नहीं है, तो वो डिसमेंटल की जा रही है। बट उसके अंदर भी क्योंकि अब ये पॉलिटिकली सेंसिटिव चीजें हैं, दवाइयों के रॉ मटेरियल्स हैं, इंग्रेडिएंट्स हैं, आपके सोलर पैनल्स हैं, तो उसके ऊपर भी बहुत हद तक पुशबैक हुआ है और हम अगर जिस हद तक उनको मना सकते थे मनाया है। बट इंशाल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे। इनडायरेक्ट टैक्सेशन है, इसके होते हुए महंगाई कम हो जाएगी। देखें, महंगाई तो रहमान साहब इज नॉट अ बीमारी, इट इज दी, इसको अलामत ऑफ अ बीमारी कहते हैं। ये बुखार है, ये कैंसर नहीं है। तो गुजारिश ये है कि आपको महंगाई को कंट्रोल करने के लिए आपको अपनी जो अंदरूनी खसारे हैं उनको काबू पाना है, आपको अपनी तवानाई के शोबे में काबू पाना है, बैरूनी अकाउंट के अंदर काबू पाना है। अगर आप उन पर काबू नहीं पाएंगे तो ये तो फिंसी की तरह महंगाई दोबारा निकल आएगी। इट इज अ सिम्टम ऑफ द डिजीज। तो गुजारिश ये है कि फूड इन्फ्लेशन जो गरीब आदमी को सबसे ज्यादा तकलीफ देती है, उसके अंदर देखें आपका एग्रीकल्चर सेक्टर जब ग्रो करेगा, प्रोडक्टिविटी जब उसके अंदर बेहतर आएगी, तो उसके अंदर वो प्रेशर ईज ऑफ होना चाहिए। और स्टेट बैंक ने भी ऑल्दो एक्नॉलेज किया कि महंगाई नीचे आ रही है, पर उसने फिर भी केयरफुल अप्रोच ली है ताकि हम इसको एक तरीके के साथ लास्ट मुझे बताइए, जो नॉन फाइलर्स के हवाले से हुकूमत जहां पर एनफोर्समेंट कर रही है, बढ़ा रही है जो पेनल्टीज हैं, ये क्या कोई स्टडी है भी? क्योंकि ये टैक्स नेट बढ़ाने के बाद सर आप पहली हुकूमत नहीं है जो कर रही है, इससे पहले हम 10-12 साल हो गए हैं हम यही लफ्ज सुन रहे हैं टैक्स नेट बढ़ाने की। तो क्या इस पे कोई स्टडी की है? क्या कोई फायदा हुआ है ये सिमें बंद करने से, ये पेनल्टीज जो है वो डालने से?
बिल्कुल नॉन ठीक, फाइलर्स के हवाले से। बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं कि ये नॉन फाइलर की टर्म इन इट सेल्फ तो होनी नहीं चाहिए। इसका तो मतलब ये है कि वो इंसान टैक्स नेट के अंदर नहीं है ना और बड़े बड़े काम कर रहा है। तो आज भी जो वजीर आजम साहब ने जो एंड टू एंड डिजिटाइजेशन की एक्सरसाइज बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ मिलके मैकिंजी के कंसल्टेंट्स के थ्रू जो उन्होंने अंडरटेक करवा रहे हैं, उसका मकसद ये है कि आप जो ये जो नॉन फाइलर्स और ये लोग जो बड़ी बड़ी परचेजेस करते हैं, विद होल्डिंग टैक्स इनके विद हेल्ड होते हैं और उसके बाद अपनी रिटर्न नहीं जमा कराते, इनको इन्फोर्समेंट के जरिए इनको पाबंद किया जाए कि भाई ये आपने अगर 10 लाख रुपए का विद होल्डिंग टैक्स जमा करवाया है तो बताएं ये आमदनी कहां से आई है। नंबर्स हैं कि कितना फायदा हुआ है, क्योंकि अब तो ये हुकूमत कुछ देर से एनफोर्समेंट कर रही है कि हमारा टैक्स नेट कितना वाइडन हुआ है इन इकदामात की वजह से। देखें, आपका इसके ऊपर आपने जो मेरे ख्याल से जो बुनियादी गलती जो पहले हुई है वो ये है कि आपने नॉन फाइलर्स को एक लीगल स्टेटस देके उनसे आपने एडिशनल लेवीज का सोर्स बना लिया, उनको रेवेन्यू स्पिनर के तौर पे आपने उनको इस्तेमाल किया। आपने वो जो डेटा उनकी विदहोल्डिंग की वजह से आपके सामने आया कि यार ये बंदा 10 लाख रुपए का विदहोल्डिंग टैक्स दे रहा है पर अपनी रिटर्न जमा नहीं करा रहा। कभी आपने इन्फोर्समेंट के लिए उसको ही नहीं कहा कि जी के जाके से पूछो कि भाई ये तुम्हारे पास पैसे कहां से आए। तो आज एंड टू एंड डिजिटाइजेशन जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की विजन के साथ फाइनेंस मिनिस्टर साहब लीड कर रहे हैं मैकिंजी की मदद के साथ, उससे नाउ वी विल गो आफ्टर देम एंड इन्फोर्समेंट के जरिए उम्मीद करते हैं कि इस पर हुकूमत जो है वो डाटा लेकर आएगी, कितना फायदा जो है वो अल्लाह ताला खैर। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, वापस आते हैं इस बात। वेलकम बैक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज JUIFA के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान को मनाने उनके घर गए। वज़ीर आज़म और मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात में सियासी मसाइल के बाहमी ताउन से हल करने के लिए एक कमेटी तश्कील देने की जो है वो तजवीज़ भी सामने आई। इंतखाबात में कुछ रवायती सियासी हरीफों के दरमियान फासलों को जो है वो कम कर दिया तो कुछ रवायती इत्तेहादियों के दरमियान फासलों को बढ़ा भी दिया है। अब इस मुलाकात में क्या बात हुई, क्या जो है वो जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान का मौक़िफ़ है, इस पर बात करने के लिए कामरान मुर्तज़ा साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा हैं JUI फजलुर रहमान के। बहुत शुक्रिया कामरान मुर्तज़ा साहब। कामरान साहब ये फरमाइएगा, क्या आज बात हुई है वज़ीर आज़म के साथ इस मुलाकात में? देखिए, जब चीन गए थे वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ तो उससे पहले उन्होंने मौलाना साहब को फ़ोन किया था और उन्होंने ख्वाहिश का इजहार किया था कि मैं आना चाहता हूँ और मैं चीन से वापसी पे आपके पास आऊँगा। फिर मौलाना साहब की तबीयत कुछ दुरुस्त नहीं थी तो वो अयादत के हवाले से, ये सियासी मामला नहीं था ये बल्कि समाजी मामला था, वो अयादत के हवाले से आए थे और उनको जाहिर है कि वेलकम किया जाना चाहिए था और या कोई भी अगर आए और आपकी अयादत के लिए आए तो उसको वेलकम किया जाना चाहिए, तो उनको वेलकम किया गया था। ये बात तो यकीनन दुरुस्त है कि जब दो सियासी लोग मिलते हैं तो सियासी बातें भी होती हैं, मगर बुनियादी जो है ना बात अयादत ही थी और उसमें ये तजवीज़ जो जिसका जिक्र आप कर रहे हैं वो तजवीज़ जो है मियां साहब ने पेश की थी, मौलाना ने उसके ऊपर कोई मौक़िफ़ नहीं दिया। मैं उसको क्लैरिटी के साथ, मौलाना ने ना हाँ कहा है ना उस पर। ये आप कह रहे हैं जो कमेटी वाली तजवीज़ है, जो कमेटी बनाने वाली तजवीज़ है, इस पर अभी जमीयत उलमा इस्लाम ने कोई अपना रद्द-ए-अमल नहीं दिया? कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया, क्योंकि जैसे ये मुलाकात हुई थी तो मैंने इंस्ट्रक्शंस ली थी, मुझे पता था कि मैंने शाम को मुझसे पूछा जाएगा मीडिया की तरफ से, तो मैंने इंस्ट्रक्शंस ले ली थी पार्टी से, तो मैं अंडर इंस्ट्रक्शन सारी बातें कर रहा हूँ जी। राइट, लेकिन बुनियादी मामला तो जो है वो इंतखाबात में धांधली का है। जमीयत उलमा इस्लाम इस मामले को किस तरह से देखती है? क्या आपको कोई कॉमन ग्राउंड नजर आता है या हुकूमत के साथ कोई बातचीत का इम्कान नजर आता है? अब जबकि प्राइम मिनिस्टर खुद आए हैं, खुद इयादत की, एक मैसेज तो उन्होंने दिया है। हम बातचीत करने के लिए भी तैयार हैं, हम उनका एहतराम भी करते हैं, हम बाकी सबका भी एहतराम करते हैं, हमारी किसी के साथ कोई ऐसा प्रॉब्लम मौजूद नहीं है। सिर्फ बात इलेक्शन के ऑडिट के हवाले से है। हम समझते हैं कि जब तक इलेक्शन का ऑडिट नहीं होगा ये हुकूमत जायज़ नहीं है और इसका जायज़ होना जो है वो उस ऑडिट के नतीजे के ऊपर मुनहसर है। तो वो ऑडिट करवा लें शहबाज साहब जो है, वो जो दुनिया भर में जो उनको मुश्किलात पेश आती हैं इस हवाले से, तो वो ऑडिट करवा लें, किसी जजेस के हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट कर दिया जाए इस हवाले से और उसके साथ उनके साथ कोई एक्सपर्ट्स की टीम हो जाए
तरीका वज़ा कर लेते हैं, उसकी 10% पे, 15% पे, इससे ज़्यादा या इससे कुछ कम, और अगर उसके बाद ज़्यादातर में अगर धांधली हुई तो फिर गवर्नमेंट को स्टेप डाउन होना चाहिए। अच्छा, लेकिन ये जब आप ऑडिट की बात करते हैं, अब हुकूमतें तो बहुत सारी हैं, वफाकी है, फिर सूबों की हुकूमतें, ये क्या आप सब हुकूमतों के ऑडिट की बात कर रहे हैं? जहां जहां जो जीता है उसका ऑडिट होना चाहिए, या कोई मखसूस मुतालबा है, मखसूस हलकों के हवाले से मुतालबा है? नहीं, मखसूस हलकों के हवाले से मुतालबा नहीं है। उसमें KPK यानी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत भी शामिल है, उसमें बहुत से हलके हैं, बल्कि 20 हलके ऐसे हैं जिसमें JUI का और PTI का फ़र्क 2000 से कम है। उन 20 हलकों में से 10 हलके ऐसे हैं जिसमें से PTI और JUI का फ़र्क 1000 से भी कम है। और ये जो है ना एक अजीब जो है ना वो बात है कि सब में हम ही आ रहे हैं, किसी में जो है ना कुदरत ने जो है वो PTI की हार मंजूर नहीं की थी, और आपके सामने, आपके साथ इनके जो नुमाइंदे आते थे मीडिया पे, वो मानते थे कि जी हम ऑडिट करवाने के लिए तैयार हैं, मगर हफ्ते 10 दिन के बाद जो है वो इसे चेंज कर लिया था उन्होंने स्थान। अच्छा। तो हम सूबा खैबर पख्तूनख्वा में भी जो है वो हमारा मुतालबा है कि वहाँ पे भी ऑडिट हो तमाम हलकों का, जिनका हम बैठ के तय कर लें, और बाकी सूबों में भी, जिसमें सूबा बलूचिस्तान खास तौर पे शामिल है, सूबा सिंध शामिल है, पंजाब में तो खैर मेरा ख्याल है आधा इलेक्शन ही गड़बड़ है। अच्छा, ठीक है। कामरान मुर्तज़ा साहब, बहुत शुक्रिया। जमीयत उलमा के रहनुमा बात कर रहे थे अपने मौक़िफ़ के हवाले से। आज वज़ीर आज़म की मुलाकात हुई है मौलाना फजलुर रहमान के साथ, और तजवीज़ वहाँ पर सामने आई कि एक कमेटी बना दी जाए, लेकिन कामरान मुर्तज़ा का कहना था कि अभी तक जमीयत उलमा इस्लाम की तरफ से उस तजवीज़ पर कोई रद्दअमल नहीं दिया गया। आज के प्रोग्राम से इतना ही। मेज़बान रहमान नज़र को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।